अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो बहुत ही अहम टॉपिक है हमारा एयर प्रेसिंग या नोज़ प्रेसिंग के बाद बनने वाले इन्फेक्शन, बम्प या लम्प्स के रिलेटेड। इसके ऊपर मैं पहले 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ जिस पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ थे। सवाल पैदा होता है कि 6 साल बाद मैं दोबारा इस टॉपिक पे वीडियो क्यों बना रही हूँ। 6 साल के दौरान मेरी जो लर्निंग हुई है, जो एक्सपीरियंस हुए हैं, जो मैंने सीखा है, जितना नॉलेज मैंने सारा अपडेट किया है इस तमाम अरसे में, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप में से अगर कोई भी इस मसले में है तो वो जल्द से जल्द इसको ठीक कर सके। और अगर आपके किसी जानने वाले के साथ ये इशू है तो प्लीज़ उसको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, सदका जारिया समझ के। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में मैं डिटेल्स में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत सारे ट्रीटमेंट शेयर करूँगी। सो आई होप सो कि आप पुरानी वीडियो से ज़्यादा इस पर प्यार दिखाएँ। सो लेट गेट स्टार्ट। बस मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि इस वीडियो के दौरान मैं आपको ऑन द स्क्रीन क्या चीज़ें दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें मोस्टली चीज़ें पिक्चर्स में शो करने वाली थी और सामने आके कुछ बताने वाला नहीं था। तो आई होप सो कि आप इसमें बोर ना हो, इसलिए मैंने ऐसे कुछ एलिमेंट्स इसमें ऐड किए हैं ताकि आप इस वीडियो को एंजॉय करते हुए अपने ट्रीटमेंट को हासिल कर सको। बस आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो मैं पुरानी वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ तमाम चीज़ें इसमें रिपीट नहीं होंगी। कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं कि सिमिलर हों, लेकिन वो भी उन लोगों के लिए जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी। फिर भी अगर आप मज़ीद कोई नॉलेज लेना चाहें तो पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं उनके लिंक्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले मैं रीज़न की बात करूँगी, उसके बाद हम किन चीज़ों को अवॉइड करके इससे बच सकते हैं और मज़ीद इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकते हैं। थर्ड पे होम रेमेडीज़ की बात करेंगे। फोर्थ पे मैं आपको कुछ क्रीम्स जो हैं मेडिकेटेड क्रीम्स सजेस्ट करूंगी जो कि काफ़ी यूज़फुल रहेंगी इसको ट्रीट करने में। 5 पे मैं आपको कुछ मेडिसिन जो खाने की दवाइयाँ होती हैं उसमें से कुछ सजेस्ट करूंगी। और 6 में मैं आपको बताऊंगी कि किस सूरत में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको घर पे नहीं बैठना चाहिए। सो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपने पूरी एंड तक देखनी है। सो लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहले रीज़न की बात करते हैं। मैं एक एक पॉइंट पे इतनी लंबी टॉक नहीं करना चाहूँगी ताकि वीडियो मजीद लंबी ना हो जाए। पहले ये टॉपिक काफ़ी डिटेल में जाएगा। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न की बात करें तो मैंने बहुत ही बेसिक से इसके जो कॉमन रीज़न है वो आपसे शेयर करने हैं कि आप जब नोज़ प्रेसिंग करवाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप किसी अच्छी शॉप का इंतखाब करें। लोकल शॉप्स में जो क्या होता है, बेसिकली ज़्यादातर जो बंदे होते हैं उनकी मशीन साफ़ नहीं होती, उनके हाथ साफ़ नहीं होते, उनको सही से प्रोसीजर पता नहीं होता, वो आपके टिश्यू डैमेज कर देते हैं, तो वो आपकी कोई नस वगैरह में भी हिट कर देते हैं तो ब्लीडिंग भी आने लग जाती है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और जिस जगह पे प्रेसिंग करवा रहे हैं पहले उस एरिया को अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। एंड जो भी चीज़ आप ज्वेलरी वगैरह पुट करवा रहे हो अपने उस हॉल के अंदर, अपने उस प्रेसिंग के अंदर, तो आपने क्या करना है कि ये चीज़ का ख्याल रखना है कि वो अच्छी मटेरियल की हो। कोई नॉर्मल सस्ता आपने मटेरियल नहीं लेना। अगर चांदी डलवा रहे हैं तो अच्छी वाली चांदी हो। इस तरह से आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है। और हाँ, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि घर पे एक्सपेरिमेंट मत करें, खुद को खुद प्रेसिंग करने की कोशिश मत करें। इससे आप अपने आप को नुकसान पहुँचा सकते हैं, कोई नस वगैरह डैमेज हो सकती है। सो बी केयरफुल, आपने घर पे नहीं करना, प्रोफेशनल बंदे से ही आपने प्रेसिंग करवानी होती है। ओके, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 कि आपने किन चीज़ों को अवॉइड करना है जिसकी वजह से आपका इन्फेक्शन ख़राब हो सकता है, आपकी प्रेसिंग ख़राब हो सकती है, आप नॉर्मल प्रेसिंग से इन्फेक्शन की तरफ जा सकते हैं या आपका इन्फेक्शन बिगड़ सकता है। ठीक है, आपने पॉपिंग या स्क्वीजिंग नहीं करनी अपने बम को, प्लीज़। ठीक है, अगर आपको छोटा सा बम बन गया है और आप देख रहे हो कि वो बम आपका बनना शुरू हो गया आपकी प्रेसिंग के अराउंड, तो आपने उसको पॉपिंग या स्क्वीजिंग नहीं करनी, ये इन्फेक्शन की तरफ चला जाएगा, उसको रहने दें। उसको मेथड से जो मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी उसके ज़रिए हम उसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, और आपने अवॉइड करना है हार्श केमिकल वगैरह यूज़ करने से, लाइक जैसे अल्कोहल पैड लोग यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हैं जो ज़ख्मों वगैरह पे यूज़ की जाती है, डिटॉल यूज़ करते हैं। डायरेक्ट डिटॉल यूज़ नहीं करना। अगर आपने सफाई करना चाहते हैं डिटॉल के ज़रिए तो पानी में डाइल्यूट करें। 1 चम्मच अगर आप डिटॉल ले रहे हैं तो 1 मग्गा पूरा पानी का लेना है, फिर आप डाइल्यूट करके सफाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने डायरेक्ट ये चीज़ें अप्लाई नहीं करनी। ये हार्श केमिकल आपकी प्रेसिंग को इन्फेक्शन में क्रिएट कर सकते हैं और उसके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 होगा जी, अवॉइड करना है आपने ज्वेलरी को बहुत जल्दी चेंज करने से। लाइक ऐसा होता है कि हमें सोनार ने या किसी ने भी जिसने भी नोज़ प्रेसिंग की तो उसने एक हमें नॉर्मल चांदी की बाली डाल दी है। अब लड़कियों में बड़ा वो होता है कि जल्दी से हम इसको निकालें और प्यारी सी जो मम्मा ने नोज़ पिन लेकर दी है वो जल्दी से हम लगा लें। ऐसा आपने नहीं करना है बिल्कुल भी। टाइम देना है, हील होने देना है उस ज़ख़म को। कहीं पे भी ज़ख़म होता है हमारा
तो उसको हील होने देना है। देखें, हर चीज़ को टाइम चाहिए होता है उसको ठीक होने के लिए, तो मैं आपको एक एवरेज टाइम बता देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। अगर आपने कान में प्रेसिंग करवाई है, एयर प्रेसिंग करवाई है, तो 6 से 8 हफ्ते उसको हील होने के लिए छोड़ दें। उसकी जरूरी आइटम जो भी आपने उसमें डाला हुआ है उसको वैसे ही रहने दें, उसको निकालना या हिलाना नहीं है। और जहाँ तक बात है नोज़ प्रेसिंग की, अगर आपने नोज़ प्रेसिंग करवाई है तो उसको 2 से 3 मंथ देने हैं आपको हील होने के लिए, उसको ठीक होने के लिए। उसकी जरूरी आइटम जो भी उसमें डाला है प्रेसिंग के टाइम उसको निकालना या चेंज नहीं करना। फोर्थ पॉइंट जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी शेयर किया था कि लो क्वालिटी मटेरियल यूज़ नहीं करना, आपने अच्छा मटेरियल यूज़ करना है। ज्वेलरी का 24 के गोल्ड आप यूज़ करें या कोई अच्छा आइटम चांदी यूज़ करें तो वो भी हाई क्वालिटी यूज़ करें। तो जो धात आप पुट कर रहे हो अपने होल में, अपनी प्रेसिंग में, तो मेक श्योर कि वो अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। कोई सादा किस्म के जो आर्टिफिशियल पीतल वगैरह की चीज़ें आती हैं, ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें शुरू में, क्योंकि हम जब हमारा ज़ख़म अभी कच्चा है, अभी हमने न्यू प्रेसिंग करवाई, तो इन्फेक्शन फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज़ कि आपने जिस तरफ भी प्रेसिंग करवाई भी है, सपोज़ अगर आपने कानों में प्रेसिंग करवाई है न्यूली, तो आपने 6 से 7 हफ्ते तक तकरीबन, या फिर शुरू के 3-4 हफ्ते तक, जब तक आपको दर्द महसूस होता है तब तक तकरीबन आपने उस तरफ मुड़ के नहीं सोना जिस तरफ आपने प्रेसिंग करवाई है। आप कानों में करवाई तो दोनों कानों में ही करवाई होगी, तो आपने स्ट्रेट लेटना है। और अगर आपने नोज़ में करवाई है तो फिर आपने उस करवट पे नहीं सोना जिस तरफ आपने प्रेसिंग करवाई भी है। आई होप सो यू गाइज अंडरस्टैंड। 6 पॉइंट थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये भी होता है। आपने ओवर क्लीनिंग नहीं करनी। आप ज़्यादा उसको क्लीन करने के पीछे भागोगे कि मैं ज़्यादा क्लीन कर लूँ, तो उससे भी आपका इन्फेक्शन बिगड़ेगा, ज़ख़म ख़राब होने लग जाएगा। लाइक आप पूरा दिन उसको क्लीन करने के पीछे लगे रहोगे ना, तो वो ख़राब होने की तरफ चला जाएगा। टाइम होता है, सुबह क्लीन कर लें, शाम क्लीन कर लें, इनफ है 2 से 3 टाइम क्लीन करना, लेकिन इससे ज़्यादा करेंगे तो वो फिर ख़राब होने लग जाएगा। ओके, द 7 टिप इज़, टिप नहीं बल्कि जो मैं आपको एक सेफ्टी बता रही हूँ इसको अवॉइड करने की, वो ये है कि आपने जहाँ पे भी प्रेसिंग करवाई है कोशिश करें वह मेकअप, लोशन या स्किन केयर किस तरह की चीज़ें मत यूज़ करें शुरू में, क्योंकि हमें नहीं पता कि अब मेकअप में, लोशन में, या जो भी क्रीम हम यूज़ कर रहे हैं उसमें किस तरह के केमिकल्स हैं जो कि उसके लिए प्रेसिंग के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो उस एरिया को अवॉइड कर दें। 8 टिप है हमारी टचिंग अनवॉश्ड हैंड। लाइक अगर आपके हाथ जो हैं वो वॉश नहीं हैं, तो ये बहुत बेसिक सी बात है कि आपने अपने इन्फेक्टेड एरिया को टच नहीं करना। जब भी आप अपने एरिया पे कुछ अप्लाई कर रहे हो या कुछ भी यूज़ करने लगे हो, तो प्लीज़ मेक श्योर आप अच्छे से पहले अपने हाथ क्लीन कर लो, साफ़ कर लो, साबुन से वॉश कर लो। चलें जी, अब अपने थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, होम रेमेडीज़, जिसके ज़रिए आप अपने नोज़ प्रेसिंग या एयर प्रेसिंग, बम्प, लम्प्स, जो भी आपका इन्फेक्शन बिगड़ चुका है उसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले जी, सबसे बेहतरीन तरीका है आपके नोज़ प्रेसिंग को क्लीन करने का, और इससे आपका बम्प जो है वो रिड्यूस होगा। नीम गर्म हल्का सा पानी ले लें और उसमें सी सॉल्ट जो होता है, समुद्री नमक जो होता है, जो घर में खानों वगैरह में यूज़ होता है, उसको अच्छे से डाइल्यूट कर लें, घोल लें उसमें, और नीम गर्म होना चाहिए। तब उसमें अपना जो नोज़ प्रेसिंग एरिया है या अपने एयर प्रेसिंग एरिया, जो भी प्रेसिंग एरिया है, उसको डिप करना है आपने। इससे आपका जो बम्प क्रिएट हो गया है नोज़ के अराउंड या फिर आपकी प्रेसिंग के अराउंड जहाँ पे भी आपने करवाई है, वो रिड्यूस भी होगा और उसकी अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाएगी। वायरल इन्फेक्शन चल रहा है आजकल, तो गले की रेट लगी हुई है मेरी, तो थोड़ी सी एनॉइंग लग रही होगी मेरी आवाज़, तो प्लीज़ इग्नोर करना इस बात को। टिप नंबर 2 है कैमल टी, जिसको कैमोमाइल टी भी कहते हैं कुछ लोग। तो ये बेसिकली आपको दराज से इजीली मिल जाती है, पीने के लिए भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन इसका फ़िलहाल हमें क्या यूज़ करना है कि हमने इसका टी बनानी है, इसकी चाय बनानी है, जो नॉर्मल हम टी बनाते हैं बगैर चीनी वीनी के। आपने गर्म पानी में इसका टी बैग डिप करना है या इसको मिक्स कर लेना है, इसकी पत्तियों को। जब ये अपना जो तमाम एक्सट्रैक्ट है पानी में रिड्यूस कर देगी, तो उस पानी में आपने कॉटन बड को डिप करके अपने इन्फेक्टेड एरिया पे लगाना है। और इसके टी बैग को भी, अगर आपको ये टी बैग की सूरत में मिले, तो भी इन्फेक्टेड एरिया पे लगाना है। टिप नंबर 3 है, मैं जल्दी बढ़ रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। टिप नंबर 3 है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल बहुत अच्छा होता है, आपको पता है इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, इसलिए इसको भी हम यूज़ करेंगे। लेकिन डाइल्यूट करना है आपको, 4 से 5 ड्रॉप्स आपने कोकोनट या जोजोबा ऑयल में डाइल्यूट करके अपने इन्फेक्टेड एरिया पे यूज़ करना है। ये आपके बम को ड्राई करेगा और उसके अंदर जो पानी वगैरह क्रिएट हो जाता है, पस पड़ जाता है, ये उसको भी ड्राई करने में हेल्प करेगा। 4th नंबर टिप है जी हमारी, अवॉइड चेंजिंग ज्वेलरी, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ज्वेलरी को बार बार चेंज करने से परहेज़ करें। 6 से 8 महीने दें कान में अगर प्रेसिंग करवाइए उसको, और 2 से 3 मंथ दें नोज़ प्रेसिंग को। क्यों? क्योंकि
प्री मैच्योर चेंजिंग को अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए इरिटेशन और उसमें जो है वो पस पड़ने के, इन्फेक्शन पड़ने होने के भी खदशात बढ़ जाते हैं। टिप नंबर 5 इज़ डोंट टच एंड ट्विस्ट दी प्रेसिंग फ्रीक्वेंटली। लाइक कुछ लोगों को आदत होती है कि उन्होंने न्यू प्रेसिंग करवाई तो वो हर वक्त उसी को छेड़ते रहते हैं। वो बहुत गलत आदत है, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। टचिंग नहीं करनी और अपने लौंग या बाली जो भी आपने डाली उसको रोटेट नहीं करना अपने होल के अंदर, अपनी प्रेसिंग के अंदर। ये बहुत ख़राब है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बार बार टच नहीं करनी अपनी प्रेसिंग, और जब टच करनी है ज़रूरत के तहत आप कोई दवाई अप्लाई कर रहे हो या फिर कुछ मसला है भी, अगर आपने सफाई करनी है तो फिर आपने पहले अपने हैंड को अच्छे से वॉश कर लेना है। क्यों? इससे बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है रिस्क ऑफ बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्शन बनने की वजह है, तो इसलिए आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। टिप नंबर 6, यूज़ हाइपो एलर्जिक ज्वेलरी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपने कोई टाइटेनियम, सर्जिकल स्टील या फिर कोई 40K 24K गोल्ड, इस तरह के कोई हैवी ज्वेलरी, अच्छी ज्वेलरी आइटम को यूज़ करना है जो कि इन्फेक्शन क्रिएट ना करें। बच्चियाँ शुरू में जब करवाती हैं प्रेसिंग तो उनको बड़ा शौक होता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, तो वो कोई भी नॉर्मल सी धात जो या स्टॉल्स पे बिक्री होती हैं छोटी छोटी टॉप्स वगैरह, तो शुरू में इनिशियल पीरियड में ही उनको डालना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन खराब बनना शुरू हो जाता है। सो मेक श्योर कि शुरू में आप अच्छा जो है वो ज्वेलरी आइटम यूज़ करें, गोल्ड यूज़ करें। मैंने अपनी तमाम प्रेसिंग में गोल्ड ही यूज़ किया है। ठीक है जी। टिप नंबर 7 है एलोवेरा जेल। यूज़ प्योर एलोवेरा जेल। ठीक है, आपका अगर इन्फेक्शन है, नोज़ बम्प बन गया, तो आप उस पर फ्रेश एलोवेरा जेल या प्योर 100% एलोवेरा जेल जो आता है वो यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है? क्योंकि ये आपकी स्किन को सूथ करेगा, रिड्यूस करेगा इन्फ्लेमेशन को और हीलिंग प्रोवाइड करेगा आपके इन्फेक्टेड एरिया को। ओके जी, हमारी 8वीं टिप ये है कि आपने डिस्प्रिन का पेस्ट लगाना है। कुछ लोगों के मुल्कों में, अगर इंडिया से या शायद आउट ऑफ कंट्री से कोई देख रहा हो, तो स्प्रिन मिलती है, वहाँ पे डिस्प्रिन नहीं मिलती, और पाकिस्तान में डिस्प्रिन मिलती है। दोनों में से जो भी मिले उसको पानी में आपने डाइल्यूट करके उसका एक अच्छा सा पेस्ट बना के ओवरनाइट अप्लाई करके छोड़ देना है वहाँ पे। ठीक है, और अप्लाई करना है हमेशा आपने एयरबड वगैरह जो होती है ना उससे यूज़ करना है, कॉटन बड या एयरबड जो भी होती है उसके ज़रिए आपने उसको अप्लाई करना है, हाथों से ना अप्लाई करें क्योंकि उससे परफेक्टली अप्लाई हो जाएगा, और हाथ हम यहाँ वहाँ टच करेंगे तो इन्फेक्शन यहाँ वहाँ भी ट्रांसफ़र हो सकता है। नंबर 9 टिप जो है वो ये है कि हनी एंड टर्मरिक का आपने मिक्सचर बना के 1 टेबलस्पून अगर आप हनी ले रहे हैं और पिंच ऑफ टर्मरिक लेकर आपने दोनों का पेस्ट बना के 10 से 15 मिनट के लिए अपने जो भी इन्फेक्टेड एरिया है, प्रेसिंग एरिया है, वहाँ पे अप्लाई करना है। इससे बहुत अच्छा आपका मतलब एक ये सलूशन है, ये एंटी बैक्टीरियल सलूशन है, एंटी इन्फ्लेमेटरी सलूशन है, जो कि आपका जो है ना प्रेसिंग एरिया भी ठीक करेगा, और इसके अलावा अगर वो ठीक भी हो जाता है ना तो उसके बाद स्कार रह जाता है, उसका दाग धब्बा रह जाता है, तो ये उसको भी फेड करने में हेल्प करेगा। अगर आपका बम्प ठीक हो गया है प्रेसिंग के अराउंड, तो अगर उसका कोई निशान या काला दाग रह गया तो ये उसको भी रिमूव करने में हेल्प करेगा। ये आप टिप तब भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 9 है जी फ्रेश आइसिंग। ये आपने तब करनी है जब आप नया प्रेसिंग करवा के आए हो। 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपने शुरू के फर्स्ट वीक में कोशिश करनी है कि आपने आइसिंग करनी है अपने इन्फेक्टेड एरिया पे या जहाँ पे भी आप प्रेसिंग करवा के आए हो। 10 है जी डोंट यूज़ अल्कोहल पैड। प्लीज़, मैंने पहले भी कहा था कि अल्कोहल पैड और इस तरह की चीज़ें मत यूज़ करें। पायोडीन वगैरह लोग यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। नंबर 11 है गार्लिक इन्फ्यूज़ ऑयल आपने यूज़ करना है। वो कैसे, इन्फ्यूज़ ऑयल कैसे बनेगा मैं बता देती हूँ। ऑलिव ऑयल लेना है आपने थोड़ा सा, जितनी क्वान्टिटी में आपने बनाना है, उसमें गार्लिक क्रश करके गर्म ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे, डबल बॉइलिंग प्रोसेस में भी कर सकते हैं, और उस ऑयल को जब वो ठंडा हो जाएगा तो आपने यूज़ करना है अपने इन्फेक्टेड एरिया पर दिन में 2 से 3 बार। ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करेगा और रिड्यूस करेगा आपकी स्वेलिंग को, और आपको बहुत अच्छा सुकून मिलेगा, ठीक होने लगेगा आपका जो भी इन्फेक्टेड एरिया है वो। ओके, तो अब अपने 4 पॉइंट पे हम आ जाते हैं। अब मैं आपको कुछ ट्यूब्स रिकमेंड करूँगी, सजेस्ट करूँगी, जो कि आपको आराम से किसी भी मेडिकल स्टोर से पाकिस्तान में मिल जाएगी। जिसमें सबसे पहले है फ्यूसिडिन क्रीम, जिसको आप फिस्डिन क्रीम भी कहते हैं, कुछ लोग फ्यूसिडिक क्रीम भी कहते हैं। इसमें फ्यूसिडिक एसिड होता है, ये अब बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बैक्टीरिया और इन्फेक्शन जो भी आपके प्रेसिंग के अराउंड होता है उसको रिड्यूस करने में। और इसकी आपने एक पतली सी लेयर अप्लाई करनी है दिन में 2 से 3 बार। अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाएंगे इस इशू को लेकर, तो वो आपको लाजमी सबसे पहले ये वाली क्रीम सजेस्ट करेगा, जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। मैं यहाँ पे पिक्चर शो कर रही हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर किसी भी मेडिकल स्टोर में दिखाएंगे तो वो आपको ये
क्रीम आसानी से प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट क्रीम है जी नियोमाइसिन क्रीम। आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग राइट और रॉन्ग बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन मैंने जो अपना पूरा एक एक्सपीरियंस गेन किया मैं उसके बेस पे आपको रिकमेंड कर रही हूँ। तो आप चाहें तो ये मेडिकल स्टोर पे दिखा के उनसे भी एक पूछ सकते हैं कि ये किस पर्पज़ के लिए, तो वो भी आपको बता देंगे। देखो यार, प्रोनाउंसिएशन हम लोगों के आगे पीछे हो जाती है, लेकिन ऐसा है कि एक्सपीरियंस मेरा जो है, मैं आपको कभी भी गलत चीज़ रिकमेंड नहीं करती, अपने एक्सपीरियंस के बाद ही रिकमेंड कर रही होती हूँ। आप चाहे तो गूगल पे भी इन क्रीम्स के बारे में सर्च करके फिर परचेज़ कर सकते हैं। अब ये जो नियोमाइसिन क्रीम है ये क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है माइनर स्किन इन्फेक्शन को। बहुत कोई सीवियर किस्म के इन्फेक्शन को ये ट्रीट नहीं करेगी। अगर इनिशियल पीरियड पे आपका इन्फेक्शन है, छोटा सा मतलब अभी बम बनना शुरू हुआ है या आपको इरिटेशन हो रही है, तो उस फेस पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जो है वो है म्यूपोरिसन क्रीम है, बैक्ट्रोबन इसका फार्मूला है। ये भी एक क्रीम है जो कि ट्रीट करती है, ये बहुत बेस्ट है। अगर आपका बहुत इन्फेक्शन ख़राब हो चुका है, पस पड़ चुकी है, फिल्ड हो गया इन्फेक्शन पस से और बहुत बिगड़ गया है, तो दिस इज़ द बेस्ट क्रीम फॉर स्टबर्न टाइप ऑफ इन्फेक्शंस। अप्लाई वंस और ट्वाइस इन अ डे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन ऐसी सूरत में यूज़ कीजिएगा जब इन्फेक्शन पस वाला हो, ज़्यादा ख़राब हो गया हो तब। नॉर्मल के लिए मैंने आपको शुरू वाले जो 2 बताए उसमें आप कर सकते हैं कोई। अब मैं आपको वो क्रीम बताऊंगी जो कि इन्फेक्शन ठीक हो गया है, बम्प चला गया है, रिड्यूस हो गया, लेकिन उसके बाद उसका काला सा जो धब्बा रह जाता है उसके लिए सबसे पहले सजेशन है डर्मोवेट क्रीम। ठीक है, ये वाली जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, ये यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टिवेंस जेल जो कि बहुत अच्छा है स्कार्स के लिए। इवन आपको किसी भी जगह पे स्कार है, चाहे वो ज़ख़म का स्कार है, कोई एक्सीडेंट हुआ था उसका स्कार है, खुदा ना खास्ता, तो आप उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ बेस्ट जेल फॉर एनी टाइप ऑफ स्कार। अब मैं आपको कुछ ऑरल मेडिसिन सजेस्ट करूँगी अपनी एक्सपीरियंस के बेस पर, लेकिन बेहतर ये है कि आप किसी डॉक्टर से या अपने किसी डॉक्टर से पहले मशवरा करके ही इन दवाइयों में से आप किसी को लेना शुरू कीजिएगा, जिसमें से सबसे पहले जो है वो है सिटेरिजिन और लोराटाडीन। ये 2 तरह की जो भी आपको मिल जाए दोनों में से वो यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ एलर्जी या स्वेलिंग की सूरत में ही आपने यूज़ करना है, या ईचिंग हो रही हो तो उस सूरत में सिर्फ 1 टैबलेट लेनी होती है इसकी रात में। सेकंड जो है वो मैं आपको जो रिकमेंड कर रही हूँ वो बहुत ही कॉमन है पाकिस्तान में, तो ऐसे ही लोग ले लेते हैं। वो है ऑगमेंटन की टैबलेट्स या फिर सिरप आप यूज़ करते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये एंटीबायोटिक्स होता है तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये सेफ़ होता है, ऐसा कोई होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही यूज़ कीजिएगा। आखिरी सवाल जो हमारा ये था कि हम अपने डॉक्टर को कब दिखा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो ईयर या नोज़ प्रेसिंग के इर्द गिर्द या जहाँ पे भी आपने प्रेसिंग करवाई है वहाँ पे जो बम्प है वो बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो रहा है, उसका साइज़ बढ़ता जा रहा है बहुत जल्दी से, ऐसी सूरत में आप डॉक्टर को दिखाएं। या जैसा कि अभी मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, अगर इस तरह की शेप आ चुकी है आपके प्रेसिंग के एरिया अराउंड एरिया में, तो आपको ऐसी सूरत में डॉक्टर के पास ही जाना होगा। वो उसको बारीक से ब्लेड से कट करके ही इसके अंदर से जितना भी गंद वगैरह होता है उसको रिमूव करेंगे। जो भी इसके पास वगैरह पड़ जाता है उसको रिमूव करते हैं, उसको क्योर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो हार्मफुल सिचुएशन होती है जो कि घर पे कंट्रोल नहीं की जा सकती, जब तक आपका थोड़ा सा मतलब मटर के दाने जितना है अगर बम्प, तो वो रिड्यूस हो सकता है घर पे। अगर इससे बड़ा होता जा रहा है और तेज़ी से हो रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। या अगर आपको इस इन्फेक्शन की वजह से फीवर होने लग गया है डेली, तो इस सूरत में भी आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा और बोर नहीं हुए होगे, इसलिए मैंने इसमें बहुत सारे एलिमेंट ऐड करने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो यार, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे पास अभी बहुत सारी टिप्स हैं इस टॉपिक पे कहने के लिए, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, तो बाकी ये कि ये वीडियो आपने उन लोगों के साथ भी शेयर करनी है जिनके साथ ये इश्यू रहता है, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।